नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक खबर और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। और आज हमारे साथ चर्चा में राजेश राठी जी भी मौजूद हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि जो विधानसभा इलेक्शंस होने जा रहे हैं हरियाणा में, तो किस तरीके से बीजेपी की स्ट्रैटेजी है और कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी है। क्योंकि बीजेपी के लिए ये चुनाव खास नहीं है। खास इसलिए भी नहीं है क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी को लोकसभा में ये पता चल गया कि इतना आसान नहीं है किला फतेह करना। साथ ही बीजेपी को यह भी पता चल गया कि सीएम चाहे क्यों ना चेंज कर ले, फिर भी इस बार सीटें लाना अपने आप में बहुत बड़ा बीजेपी को स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। राजेश जी भी मेरे साथ हैं। राजेश जी, जिस तरीके से आज देखिए हम चर्चा करने वाले हैं और मैंने भी जिक्र किया कि इतना आसान नहीं है इस बार बीजेपी के लिए इलेक्शंस में अच्छा प्रदर्शन करना, क्योंकि देखिए सीएम फेस बेशक चेंज कर दिया हो, लेकिन आपको भी लगता है ना कितना आसान नहीं है। चाहे आप काम की लिस्ट देख लीजिए, राजेश जी, जाट समुदाय की बात कर लीजिए, क्या लगता है इस बार आपको? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं तनु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आज इसी चर्चा पर हम जुड़ रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी की राह इतनी आसान नहीं है। जैसा आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में वो बिल्कुल उनको स्थिति क्लियर हो गई कि उनके लिए आने वाले विधानसभा चुनाव काफी टफ होने वाला है। और ये जो चुनाव है इसमें दिन प्रतिदिन आपको जो जो घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं बीजेपी की तरफ से, खासकर मैं बात करूं 2 दिन पहले जींद में हो प्रस्तावित जो रैली थी, शंखनाद रैली, जिसको हम कह रहे थे कि चुनावी रैली का शंखनाद करने जा रहे हैं, अमित शाह का दौरा प्रस्तावित था और एन मौके पर अंदरूनी कलह की वजह से उसको कैंसिल कर दिया गया। उसका एक मुख्य कारण यह भी बताया था कि जो भीड़ की उम्मीद वहां पर की जा रही थी वो भीड़ जुटाने में वहां के स्थानीय नेता या आप कह सकते हैं टिकट के दावेदार उस भीड़ को जुटा नहीं पा रहे थे। इस वजह से अमित शाह का दौरा कैंसिल हो गया। दूसरी एक रिपोर्ट आ रही थी कि मुख्यमंत्री जो पूर्व में रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जी, वो जेजेपी के नेताओं को शामिल करवाना चाह रहे थे बीजेपी में, और इस बात से अमित शाह खासे नाराज बताए गए, जिसकी वजह से अमित शाह ने अपना आना कैंसिल कर दिया। और ना मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वहां पर पहुंचे, ना अमित शाह पहुंचे। केवल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में ही जेजेपी विधायकों की वहां पर बीजेपी में औपचारिक रूप से उनको शामिल कराया गया। जी बिल्कुल राजेश जी, देखिए जो आपने तमाम बातों का भी जिक्र किया, मुझे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि देखिए आप देखिए कांग्रेस की स्ट्रैटेजी पर भी अगर हम बात करें तो देखिए आपके साथ गठबंधन का विचार कर रही है कांग्रेस। तो ये जो कहते हैं ना कि जो पहले गलती किया वो कांग्रेस नहीं करना चाह रही है, और आपके साथ गठबंधन ये बता देता है कि इस बार कांग्रेस अपने आप को मजबूत स्थिति में देख रही है और आपसे गठबंधन उसको फायदा दे देगा। क्योंकि हमने देखिए पहले भी रिजल्ट में देखा है कि किस तरीके से प्रदर्शन रहा है और किस तरीके से जो रेशो रहा है वो काफी अच्छा रहा है आम आदमी पार्टी का। और देखिए अगर करनाल की ही बात कर ली जाए, करनाल सीट से देखिए सीएम नायाब सिंह सैनी जो है उनका इतना वर्चस्व दिखाई नहीं देता है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। सीएम फेस चेंज हो गया, उसके बाद भी देखिए इतने सारे इश्यूज हैं। और देखिए अगर लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पर हम बात करें तो कांग्रेस जिस तरीके से हित में बात करती आई थी, लगातार किसानों की हित की बात कर रही थी, लेकिन बीजेपी के अगर हम देखें तो बीजेपी तो किसानों के हित में भी नहीं दिखाई दे रही है। इतना बड़ा आंदोलन किया किसानों ने, अग्निवीर योजना जनता के बीच में ला दी, जिससे देखिए उसका रिजल्ट भी मिल गया। यूपी में भी उनको सबक सिखा दिया इस बार जनता ने। तो देखिए ये ऐसे मुद्दे हैं जो कनेक्टिविटी होती है लोगों से। और मुझे ऐसा लगता है देखिए जिस तरीके से विश्वविद्यालय की अगर हम बात कर ले या फिर हम हेल्थ के सेक्टर में बात कर ले या किसी भी क्षेत्र में हम बात कर ले, कांग्रेस के कंपैरेटिवली बीजेपी गोता खाते हुए दिखाई दे रही है। बीजेपी को मुझे ऐसा लगता है इस बार बहुत स्ट्रगल करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ग्राउंड पर मेहनत करने की जरूरत है। और अभी तक तो लिस्ट भी जारी नहीं कर पाई है। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि अभी तक लिस्ट भी जारी नहीं हो पाई है, लिस्ट पे भी नहीं हो पा रही है चीजें। जैसा आपने बोला मुझे कि आम आदमी पार्टी पार्टी हो या बात कहें इंडियन नेशनल की बात करें, तो कोई भी पार्टी का मतलब नहीं रह पाया है। आने वाले जो घटनाक्रम 4 साल में जेजेपी जो सहयोगी पार्टी थी उनकी हम बात करते हैं
तो वहां पर भी वो चीजें नहीं हो पाई कि किस तरीके से वहां पर उन लोगों को अच्छा राजेश जी मेरे पास देखिए एक डेटा भी है बीजेपी के। देखिए 90 सीट है इस बार। और देखिए अगर बात करें हम करनाल की तो 21% पंजाबी है, बीसीए बीसीबी है, एससी 50% है, 22% है, 30% सैनी समाज के लोग हैं। तो ऐसे में लगातार सौगातें तो दी जा रही है सरकारों की तरफ से। लेकिन देखिए अगर आपसे अगर रिश्ता अच्छा हो जाता है तो बहुत से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर ऐसे बहुत से जिले हैं जहाँ बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का दिल्ली में भी प्रदर्शन अच्छा रहा है और अब जो प्रदर्शन है वो पंजाब में भी अच्छा रहा है और अब हरियाणा पे फोकस हो रहा है। जातीय समीकरण भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार जातीय समीकरण भी। और देखिए पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो करनाल से मनोहर सिंह खट्टर जो है उनको जीत मिली थी लेकिन वोट का डिफरेंस कम था। लेकिन इस बार तो पूरे ही जो समीकरण है वो चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है देखिए और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो हुड्डा का तो गढ़ है गढ़ी सापला, तो वहां से उनको किले फतह करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। और देखिए अगर जाट बेल्ट की अगर बात की जाए तो जाट तो शुरू से ही मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जगह पे जो है वो हित में रहे और इस बार जनता खुद ग्राउंड पर बदलाव चाहती है। आप और हम भी ग्राउंड पर जाते हैं और हम और आप भी देखते हैं कि किस तरीके से जो जनता है वो छोटी छोटी चीजों को लेकर पॉइंट आउट करती है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित क्यों ना हो। जो अभी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली हैं उनका आपने बयान सुना होगा कि यहां पर जो है कि जो सीएम नायब सिंह सैनी है वो करनाल से नहीं लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, जबकि उसी दिन शाम को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये बोलते नजर आते हैं कि मैं करनाल से लड़ूंगा। तो आपको विरोधाभास वहां पर समझ में आ रहा होगा कि जो दो सीनियर नेता हैं, हरियाणा बीजेपी के मेन चेहरे हैं जिनके दम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, उनकी भी चुनाव जो है कि आपस में उनको स्थिति क्लियर नहीं है कि मुख्यमंत्री को कहां से लड़ाया जाएगा। आज से पहले आपने जितने भी मुख्यमंत्री देखे होंगे उनकी सीट पहले ही डिक्लेयर कर दी जाती थी, वो क्लियर था कि कहां पर से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन यहां पर जो हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सैनी साहब की सीट ही कंफर्म नहीं हो पा रही है। ये बीजेपी की मौजूदा स्थिति है। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी की सीटों पर क्या हसन हो रहा होगा बीजेपी के नेताओं का। आपको आज की ताजा अपडेट में दे दूं, आज जो अमित शाह ने बोला है कि जो 55 सीटों पर नाम कमेटी ने फाइनल कर दिए थे, अमित शाह ने वो नाम वापस कर दिए हैं और उन्होंने कहा बिना होमवर्क के मैं ये सीटें ये लिस्ट जारी नहीं करने वाला हूं। तो आपको आने वाले 1-2 दिन में और ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से मंथन हो रहा है, कैसे ही सीनियर नेताओं में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। यदि मैं बात करता हूं राव इंद्रजीत की, तो राव इंद्रजीत दक्षिण हरियाणा से 11 सीटें मांग रहे हैं। हालांकि बीजेपी उनके वजूद को देखते हुए 5 से 6 सीटें देने पर तैयार भी है, लेकिन वो 11 सीटों से कम पे नहीं मांग रहे हैं। अब मैं बात करता हूं आपको सिरसा की। सिरसा से गोपाल कांडा की यदि मैं बात करूं तो गोपाल कांडा भी 5 से 6 सीटें मांग रहे हैं। बीजेपी उनको 1 से 2 सीट देने पर तैयार है। गोपाल कांडा की सीट का तो आलम यह है कि उन्होंने पहले ही बीजेपी में सरकार में मौजूदा बिजली मंत्री रंजीत चौधरी की सीट पर अपने भाई के लड़के को उम्मीदवार बना करके खड़ा कर दिया है। यानी सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है, बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। आपने पिछले दिनों में देखा होगा रंजीत चौटाला ने स्पष्ट कह दिया यदि गोपाल कांडा के साथ बीजेपी को जाना है तो मैं बीजेपी जाऊंगा और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। यही हालत वहां आपको अंबाला सीट पर, पंचकूला सीट पर, इन पर देखने को मिलेगी। यही कसोकस जो है आपको सफीदों है सीट या जींद है, आप नारनौंद है, हिसार की आप बात कर लीजिए। हिसार से मैं बता दूं आपको कि मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री की टिकट भी कट रही है। वहां से जो टिकट मिलने जा रही है वो हिसार की जो सबसे
मशहूर उद्योगपति हैं, बिजनेस वूमेन है, जो देश की सबसे अमीर महिला है सावित्री जिंदल, उनका टिकट फाइनल किया जा रहा है। एक दूसरे से विरोधाभास इस कदर है कि एक दूसरे के प्रोग्रामों में उनको आपस में निमंत्रण भी नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री, मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता जी हैं, दूसरी तरफ सावित्री जिंदल हैं। आज सावित्री जिंदल ने हिसार की बाजारों में, मार्केट में अपना प्रचार, चुनावी प्रचार भी शुरू कर दिया है। ताजा फोटो आई है उनकी कि बर्तन की दुकान पर वो चुनावी चर्चा में व्यस्त हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी में किस तरह से उथल पुथल मची हुई है। बिल्कुल राजेश, देखिए तमाम बातों का आपने अभी जिक्र किया और मुझे भी ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आप हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप और मैं लगातार ही अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो बीजेपी है वो फेल होती हुई नजर आ रही है। और आपने देखिए अभी बहुत अच्छा जिक्र किया, आपने तमाम नेताओं का जिक्र किया, तमाम मंत्रियों का भी आपने जिक्र किया। और देखिए राव नरबीर सिंह जो है, उन्होंने तो खुद ही चुनावी रैली में यहाँ तक कह दिया था कि बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो मैं कांग्रेस से लड़ूंगा, लेकिन लड़ूंगा जरूर। तो देखिए बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता जो है वो खुद अब आमने सामने नजर आ रहे हैं, अंदर की बातें अब जनता के सामने है। और राजेश जी एक चीज और देखिए, जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि बीजेपी को वोट देंगे तो उनके लिए क्या काम होंगे, कांग्रेस को वोट देंगे तो उनके लिए क्या काम हुए हैं या होंगे। क्योंकि देखिए जनता तो मुद्दों पर वोट करती है, जनता तो हमेशा मुद्दों पर ही वोट करती आई है। मैं आपको बता दूं तनु जी कि अभी जो दीपेंद्र हुड्डा जो है, कांग्रेस के लोकसभा सांसद है रोहतक से, उन्होंने पिछले 1 महीने से जब से उन्होंने शुरू की पदयात्रा, तब तक चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी, वो हरियाणा मांगे हिसाब के नाम से पदयात्रा निकाल रहे हैं। 90 हलकों का उनका प्रोग्राम है, 70 से ज्यादा हलके वो कवर कर चुके हैं। हर हलके में जाते हैं, हर विधानसभा सीट पर जाकर के बीजेपी से वो 15 सवाल पूछते हैं। बीजेपी के किसी भी नेता ने, चाहे वो छोटे लेवल का नेता है या सीनियर लेवल का नेता है, किसी भी नेता ने उनके सवालों का जवाब आज तक नहीं दिया है। और वो साथ में जो दीपेंद्र हुड्डा का यदि हम जिक्र करते हैं तो वो अपने शासनकाल में हुए कार्यों का भी उल्लेख वहां पर करना नहीं भूलते हैं। वो अपना हिसाब खुद दे रहे हैं जनता के पास जाकर के, और बीजेपी के पास उनके सवालों का कोई भी जवाब अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। ये आज की वर्तमान स्थिति मैं आपको बता रहा हूं। अब जो टिकटों का तरीके से देखिए आप बता रहे हैं जिस तरीके से, मैं ये भी चाहूंगी कि हमारे जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं उनको ये भी पता चले कि धरातल पे जो स्थिति बीजेपी ने कर दी है वो भी उनके लिए जानना बेहद जरूरी है। देखिए चाहे राशन की बात क्यों ना हो, फ्री राशन के ढोल नगाड़े पीटे जाते हैं बीजेपी सरकार के द्वारा, लगातार बात की जाती है कि हम इतना राशन दे रहे हैं, बिजली की बात की जाती है, बड़ी बड़ी वादे किए जाते हैं। जो देखिए मूलभूत सुविधाएं जो है राजेश जी, उनकी बातें की जाती है जमीन पर, तो उस पे भी आप अपना थोड़ा सा जो विचार है वो रखिए ताकि हमारी जनता जागरूक हो। क्योंकि आधे लोग मुझे ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं अरे कोई राशन वाशन नहीं मिल रहा है, कोई बिजली के कोई बिल माफ नहीं हुए हैं, किसान आए दिन रोते रहते हैं हरियाणा के, और अगर किसान ही नहीं होगा तो धरती पे फिर अनाज कैसे होगा और हम आप खाएंगे क्या फिर। आप देखेंगे तनु जी, इसमें चाहे किसी भी वर्ग की हम बात कर लें, अब उनके रिपोर्ट कार्ड में चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो खिलाड़ी वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, हर एक का ध्यान रखा गया है। जब भी जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो वो अपने शासनकाल की सारी खबरें वो बता रहे हैं कि हमने अपने शासनकाल में हरियाणा की जनता के लिए क्या किया। जब हमारा शासन था तो उस टाइम पे हरियाणा नंबर 1 होता था, चाहे वो रोजगार में नंबर 1 था, चाहे वो आपका खेल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने में नंबर 1 था, शिक्षा वर्ग। आपको तो याद होगा फरीदाबाद तो इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था, आज देखिए सिर्फ घास है वहां पर, सिर्फ और सिर्फ घास दिखाई देती है, झाड़ियां दिखाई देती है। इंडस्ट्रीज तो गायब ही हो गई है फरीदाबाद से। जिस हरियाणा को कहा जाता था, जिस फरीदाबाद को कहा जाता था, आज देखिए वहां पर कुछ भी नहीं है। ये भी बड़ी बात है। ठीक कह रहे हैं जी, आज फरीदाबाद की ही बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में 6 आईएमटी एस्टेब्लिश हुए थे पूरे हरियाणा के अंदर, जहां पर हजारों कंपनियों को निवेश करना था। कांग्रेस का जब तक शासन रहा 2014 तक, तो वहां पर सैकड़ों कंपनियों ने निवेश भी किया था, जिसमें आप आईएमटी मानेसर की यदि बात करें, मारुति की बात कर लें, डेंसो की बात कर लें, पैनासोनिक की बात कर लें,
और ऐसी बहुत सी कंपनियां थी जिन्होंने वहां पे निवेश किया था। लेकिन जब से 2014 से बीजेपी का शासन आया है, उसके बाद से आप यदि निवेश के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो पूरे देश में सबसे कम निवेश विदेशी कंपनियों का यदि कहीं हुआ है तो वो हरियाणा है। प्रति व्यक्ति निवेश, प्रति व्यक्ति आय में उस समय में हरियाणा नंबर 1 होता था, आज हरियाणा में सबसे नीचे वाले स्थान पर पहुंच गया है। ये कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ों का खेल है, ये ऑथेंटिकेशन हमें सरकारी वेबसाइट से ही मिलता है कि कितना एमओयू साइन हुए, कितने उनमें निवेश आया और कितने धरातल पर एक्टिव हुए। अब जाकर के आईएमटी मानेसर जो उस समय से शुरू हुआ था, अब जाकर के वो थोड़ा सा धरातल पर आने लगा है, वहां पर काम शुरू हुए हैं। लेकिन आप बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, करनाल, अंबाला, 1 किलोमीटर की रेलवे लाइन हो या आपकी मेट्रो का विस्तार हो, पूरे हरियाणा में कहीं पर भी नहीं हुआ। जबकि 2014 में कांग्रेस के शासनकाल की यदि हम बात करते हैं तो पानीपत तक की मंजूरी मेट्रो को मिल चुकी थी। यहां पर आपको सोनीपत तक भी मेट्रो नहीं गई है। आपके फरीदाबाद की यदि बात करें तो वो भी कांग्रेस के शासनकाल की थी। गुड़गांव में अभी तक कोई काम शुरू नहीं हो पाया है। रेलवे लाइन तो दूर की बात है, मेट्रो जो है उसका ही शुरू नहीं हुआ। और अब बारिश के मौसम में आपने देखा होगा, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे वो आपका दिल्ली हो, चाहे आपका गुरुग्राम हो या रोहतक हो, लोकल या अर्बन एरिया की भी बात कर लेते हैं तो थोड़ी सी बारिश में पूरे शहर में जाम की समस्या हो जाती है, जल भराव हो जाता है, महंगी महंगी गाड़ियां वहां पर ठप हो जाती हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर नजर आता है, प्लानिंग की और कोऑर्डिनेशन में कमी नजर आती है। राजेश जी, बिल्कुल आपने देखिए बिल्कुल सही बात कही है। आपने इस बार वो बात की है जो जनता से सीधा कनेक्ट करती है। इस बार आपने वो बात की है जिस तरीके से आपने कहा कि पानी भर जाता है, बहुत बड़ी बात है। एनसीआर जैसे शहरों में लोग रहते हैं, इतनी ऊंची ऊंची इमारतें बनाते हैं, रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर, हैरियर जैसी गाड़ियों से घूमते हैं और उस तालाब से निकलते हैं लोग। तो पहले देखिए जिस तरीके से पहले में और अब में देखे तो जनता खुद कहती है कि अब तो और ज्यादा हम गर्त में चले गए हैं, और ज्यादा हमारा जो हालत है वो खराब हो गई। गुड़गांव में चले जाइए तो देखिए रेंट इतने ज्यादा है वहां पर, एनसीआर एरिया है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वही लोगों को नहीं मिल रही है। जिस तरीके से बीजेपी को कहते हैं हमेशा लोग कि अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है, लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। और इस बार का जो चुनाव है राजेश जी, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए कुछ ऐसी सीटें हैं जैसे कि करनाल हो गई, अंबाला हो गई, कैथल, सिरसा, पंचकुला, कालका, नारायणगढ़, मुलाना, ये ऐसी है जहां पर देखिए जो भगवंत मान है उनका भी बहुत अच्छा प्रभाव है। तो अगर ये गठबंधन हो जाता है तो बीजेपी के लिए तो बड़ा खतरा है, बीजेपी को तो बड़ा डर मंडरा रहा है। बीजेपी को तो इस बार ऐसा लग रहा है कि उनके सारे समीकरण जो है वही ध्वस्त हो जाएंगे, वही सारे जो समीकरण हैं वो मिट जाएंगे। क्योंकि देखिए लगातार दिल्ली में बैठ के हो रही है, ऑफिशियल अनऑफिशियल सब तरह की मीटिंग्स हो रही है, लेकिन निष्कर्ष क्या निकल रहा है? अपने ही नेता बगावत कर रहे हैं, बाहरी लोग जो आए हैं बीजेपी में उनको लेकर मंथन हो रहा है, टिकटों की जंग जो है वो छिड़ गई है और बीजेपी अभी तक यही नहीं डिसाइड कर पा रही है कि आगे क्या होगा। जिस तरीके से बीजेपी कहती है कि हमारी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी रहती है, हम उन स्ट्रैटेजीज पे काम करते हैं जो लोगों के हित में हो, लेकिन अगर 10 सालों की ही बात कर ली जाए, इतनी जल्दबाजी में सीएम तो फेस चेंज कर दिया, नायाब सिंह सैनी को ले आए, लेकिन यही देखना भूल गए कि वो कामयाब है या फिर नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पर नाराजगी बहुत ज्यादा दिख रही है। देखिए जनता को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या समीकरण बिठा रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं। जाट समुदाय परेशान है, नाराज है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाएं आए दिन रोती है कि गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया, चुनाव के टाइम पे तो सस्ता कर दिया 100 रुपए, अब फिर से सारे जो है सब रो रहे हैं। जनता तो 100% नाराज है बीजेपी सरकार से, क्योंकि बीजेपी सरकार ने जनता की उम्मीदों अनुसार काम नहीं किया है कि 9.5 साल के बाद सीएम फेस बदलने से जनता बहकावे में नहीं आने वाली है। आज की जनता जागरूक है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम सब अपडेट रहते हैं, चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है, उनके पास वो सारी खबरें रहती हैं, वो हर चीज से अपडेट रहते हैं जिसके लिए उनको जानना जरूरी है। अब मैं यदि बात करूं 9.5 साल में बीजेपी सरकार ने कोई कल्याणकारी योजना शुरू नहीं की, कोई भर्तियां शुरू नहीं की, और अब जब
से सीएम साहब बदले हैं, सीएम चेहरा बदला है, उसके बाद से उन्होंने इतनी सारी घोषणाएं कर दी। और वो घोषणाओं का बेस क्या था, उन घोषणाओं का रिसोर्स क्या था? मैं आपको बता दूं कि जो जो कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में लोकसभा चुनाव के दौरान पेश किया, जो जो विजन अपना बताया कि हमारी यदि सरकार बनती है तो हम ये सुविधाएं हरियाणा की जनता को या देश की जनता को देने जा रहे हैं, उन्हीं सुविधाओं को, उन्हीं योजनाओं को, उन्हीं पॉलिसीज को बीजेपी सरकार ने कॉपी किया और अपने नाम से स्टैंप लगा करके जनता के सामने रख दिया। लेकिन हकीकत राजेश जी, मुझे देखिए वो बात याद आ गई, वहां पर कितने परसेंट वो एक्चुअल ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हुई? वो केवल घोषणाएं हुई, क्योंकि 1 महीने से भी कम समय में आप केवल घोषणा कर सकते हैं, उसकी आपको मंजूरी लेनी होती है बकायदा कैबिनेट से, और उसके बाद आपको डिपार्टमेंट में वो सर्कुलेट करना है। इस पूरी प्रक्रिया में ही 2 से 3 महीने का समय लग जाता है। तो जितनी घोषणाएं की उनमें से 99% तो आई ही नहीं। अब जो भी सरकार आप 8 अक्टूबर के बाद बनने जा रही है, हरियाणा की जनता जो 8 अक्टूबर के बाद सरकार बनाएगी, वो सरकार को देखना है कि वो सरकार उन पॉलिसियों को लागू करती है या उनमें कोई बदलाव लेकर के और अच्छी पॉलिसियां हरियाणा की जनता के लिए देती है। तो हरियाणा की जनता को अब यह फैसला करना है कि किस कदर उनकी कौन सी पार्टी की सरकार उनके आने वाले 5 साल के भविष्य को सुरक्षित कर सकती है। किस पार्टी से वो उम्मीद कर सकते हैं कि उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा, किस पार्टी से वो उम्मीद कर सकते हैं कि उनके हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा, चाहे वो दलित वर्ग है, चाहे वो महिला वर्ग है, किसान वर्ग है, युवा बेरोजगार साथी हैं, उन सब वर्गों का ध्यान कौन सी सरकार अच्छे से रख सकती है, कौन सी सरकार पूरे हरियाणा में दोबारा देश में नंबर 1 हरियाणा आ सकती है। राजेश जी, जिस तरीके से देखिए आपने बहुत अच्छी बात एक कही है, कॉपी पेस्ट वाली, बिल्कुल सही है। देखिए अभी बजट आया था पिछले दिनों, और बजट में आपको भी पता है कि कांग्रेस का कॉपी पेस्ट किया गया है। स्टूडेंट्स को जो इंटर्नशिप देने की बात कही है, लेकिन जनता जागरूक है, ये भी आपने बहुत सही कहा। जनता नहीं भूलेगी कि महिलाओं को किस तरीके से घसीटा गया था। थोड़ी सी ही दूर पे गृह मंत्री का भी घर था, मुख्यमंत्री का भी घर था, और साथ ही प्रधानमंत्री का भी घर था, और हरियाणा की ही वो बेटियां थी, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, जिनको घसीटा गया था। न्याय तो छोड़ दीजिए, घसीटा गया था रात रात भर। तो जनता भूलेगी थोड़ी, जनता इसका जवाब देगी जी, क्योंकि ये वही खिलाड़ी थे, चाहे वो महिला खिलाड़ी की बात करें या पुरुष खिलाड़ियों की बात करें, जिन्होंने जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना शुरू किया और अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए, उनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ उन्होंने लड़ना शुरू किया। और ये इसमें मैं माफ कीजिएगा, भारत के अंदर रहने वाले हर नागरिक का यह संवैधानिक अधिकार बनता है कि वो अपने हक के लिए अपनी आवाज उठा सके शांतिपूर्वक तरीके से। इसी तरीके से उन्होंने शुरू भी किया था और उनको पूरा जन समर्थन मिल भी रहा था, लेकिन बीजेपी की दमनकारी नीतियों की वजह से उनको कुचला गया, उनको सड़कों पर घसीटा गया और उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की। आज तक भी उनका केस चल रहा है। जिनके खिलाफ में वो केस है वो आराम से सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हीं की कठपुतलियां दूसरी बार उनके ही कुश्ती संघ में बैठा दी गई है। लेकिन जिन खिलाड़ियों को घसीटा गया, जिन खिलाड़ियों के साथ अत्याचार हुआ, उन खिलाड़ियों ने ही वहां पर अब के पेरिस ओलंपिक में अपना मान सम्मान बढ़ाया है, वो पदक जीत करके लेके आए हैं। बिल्कुल राजेश जी, देखिए आज जिस तरीके से हमने बातचीत की है और जनता को ये बताने की कोशिश की गई है, देखिए जनता जनार्दन है, जनता को ये बताने की हमने कोशिश की गई है कि आपके लिए क्या काम हुए हैं और क्या नहीं हुए हैं। और आगे देखिए जिस तरीके की घोषणाएं की जा रही है, घोषणा करना एक अलग बात है और ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट होना एक बहुत अलग चीज होती है। और चाहे महिलाएं हो, आपने जिस तरीके से बात की, गरीबों की बात करी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता अपने आप में समझदार है और इस बार जनता बिल्कुल तैयार बैठी है जवाब देने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं तनु जी। देखते हैं अब आगे जो अभी टिकटों का जब तक घमासान चल रहा है, जो आज का हमारा मुद्दा था, मैं आपको बता दूं कि इन टिकटों का घमासान तो 2 से 3 दिन में पटाक्षेप हो जाएगा कि किस उम्मीदवार को कहां से टिकट मिल रही है, किस मजबूत चेहरे की टिकट कट रही है और किसको पार्टी जीता हुआ उम्मीदवार बना करके सामने लेकर के आ रही है। लेकिन मुद्दा यह है कि जब सीनियर लीडरशिप के विचारों में ही मतभेद आ गए हैं तो वो पूरे हरियाणा को कैसे लीड करेंगे, हरियाणा की मैनेजमेंट कैसे करें।
अब देखने वाली बात यह है कि जब टिकटों की लिस्टें जारी होंगी, उनमें से कितने नेता बगावती हो करके दूसरी पार्टियों का दामन थामेंगे, कितने नेता निर्दलीय लड़ेंगे और कितने नेता मनमसोस कर रह जाएंगे और उनका समर्थन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जब बीजेपी के शासनकाल में, केंद्रीय शासनकाल की मैं बात करता हूं, हरियाणा की बात एक बार छोड़ भी दीजिए क्योंकि हरियाणा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। अग्निवीर का जो मुद्दा था, अग्निवीर का मुद्दा कितना संवेदनशील मुद्दा था। बीजेपी की सरकार ने अग्निवीर योजना ला करके लाखों युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल दिया। आप पूछेंगे कि किस तरीके से अंधकार में डाल दिया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 साल में रंगरूट अच्छे से अपनी मानसिक स्थिति को संभाल पाता है और वो फौज के लिए तैयार होता है। जब तक वो तैयार होगा तब तक उसकी रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है। उसका भविष्य कि ना तो वो आपको वो किसी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर सकता है, ना वो फौज में बना रह सकता है। और जब वो 10वीं पास लड़का या 12वीं पास लड़का फौज से रिटायर होकर के आएगा तो 4 साल बाद वो पढ़ने के लायक भी नहीं रहता है, उसका मन पढ़ाई में भी नहीं लगेगा, वो उस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई अपनी कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो ना तो वो पढ़ने के काबिल रहा, ना वो नौकरी के काबिल रहा। आप ये देखिए लाखों लोगों का भविष्य किस कदर अंधकार में हो गया है। और वो जो युवा अग्निवीर योजना में भर्ती होकर के जाएंगे, उनके मन में जाने से पहले आने का भय बना रहेगा और वो उसी शिद्दत के साथ किसी युद्ध मोर्चे पर या अपनी सीमाओं पर वहां पर अपने तन मन से वो अपनी सेवाएं नहीं दे सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, बिल्कुल आपने देखिए जो जिक्र किया अभी अग्निवीर का, देखिए बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, बहुत ही ज्यादा मैं कहूँ तो। देखिए बात ये भी है कि अग्निवीर जिस तरीके से, देखिए अगर आपने भी कहा कि हरियाणा की अगर हम बात छोड़ दे तो देखिए हरियाणा में भी बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो कि फौज की नौकरी की तरफ ज्यादा प्रभावित होते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमने यूपी में भी देखे और इस बार यूपी में सबक भी मिल गया है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं और आज की जो हमारी चर्चा थी वो यही बताने के लिए थी कि किस तरीके से तमाम तरीके की घोषणाएं की जाती है लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं होता। और चाहे बिजली, राशन, पानी, महिलाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुछ भी क्यों ना हो। और देखिए अभी हमने जिस तरीके से टिकटों का जिक्र किया था कि अभी तक तो बीजेपी का कुछ फाइनल ही नहीं हुआ है क्योंकि अंदर ही इतना ज्यादा मतभेद है। अभी यही नहीं पता है कि किसको आगे करना है, किसको पीछे करना है। अभी बीजेपी इसी में फंसी हुई है कि कोई नाराज ना हो जाए, इसी में ही फंसी हुई है। बड़े बड़े दावे यहाँ पर बीजेपी करती है तो यहाँ पर ध्वस्त होते हैं। कांग्रेस की यदि हम बात करते हैं, बीजेपी से हटकर बात करते हैं, तो कांग्रेस में भी टिकटों के लिए ऐसा ही महामंथन चल रहा है और टिकटों की लिस्टें तैयार हो चुकी हैं। दीपक बाबरिया जो हरियाणा के इंचार्ज हैं, उनका कल का कहना यह था कि हम 55 सीटों पर बात कर चुके हैं, जिनमें से 22 सीटें हमारी फाइनल हो चुकी हैं। 33 सीटों पर दोबारा पैनल पर विचार करने के लिए बोला गया है और मौजूदा विधायकों के टिकट अधिकांश के रखे गए हैं। आने वाले दिन में, जो आज की हम बात करते हैं, तो शाम 6 बजे से मीटिंग जारी है, सीईसी की मीटिंग हो रही है, वहां पर और टिकटों पर मंथन किया जाएगा। यहां पर भी यदि मैं बात करता हूं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हैं हरियाणा के, वर्तमान में यदि कांग्रेस की बात करते हैं तो उनका पलड़ा काफी भारी है। वो सोच समझकर गणित के साथ दीपक बाबरिया और उदयबान जी के साथ में अजय माकन जी जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनके साथ काफी विचार विमर्श करने के बाद नामों को फाइनल किया जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी पहले लिस्ट जारी करती है या कांग्रेस पहले जारी करती है। सभी पार्टियों को बगावती होने का भय लग रहा है, भय सता रहा है। और आने वाले दिनों में आपको यह भी देखने को मिलेगा कि जिन जिन पार्टियों की टिकटें फाइनल होंगी उनकी अगली तैयारी क्या होगी, वो मैदान में उतरने के लिए क्या रणनीति अपनाएंगे। अभी तो यदि मैं बात करता हूं तो कांग्रेस की लहर एक तरफा दिखाई दे रही है पूरे हरियाणा में। जब हम जमीनी स्तर पर जाकर के सर्वे करते हैं, लोगों से पूछते हैं, हरियाणा की जनता बताती है किस कदर से वो बीजेपी से तंग आए हुए हैं, किस कदर वो जेजेपी के बहकावे में पिछली बार आ गए थे और अब की बार जेजेपी की यदि हम बात करें स्पेशली, तो उनको हाशिए पर मिला दिया गया है। लोकसभा में कोई भी प्रत्याशी उनका 5000 से ज्यादा वोट नहीं ले पाया, जबकि 15 से 16 लाख वोट हर लोकसभा में पोल होते हैं। आज की यदि हम जेजेपी की बात करते हैं तो जेजेपी में 10 में से केवल 3 विधायक, मां बेटे समेत
एक विधायक ही बचे हैं और वो भी नाम मात्र के लिए बचे हैं जो कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। ये आज हालत हो गई है। जो 5 साल पहले पार्टी बनी, जो सत्ता में 4.5 साल तक भागीदार रही, एक दूसरे के चोली दामन का साथ इन्होंने बना के रखा बीजेपी के साथ, और 6 महीने में ऐसा बदल गए कि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होने का ये ढोंग जो दिखा रहे हैं। हरियाणा की जनता इनको बखूबी जानती है, समझती है कि किस कदर से ये दोबारा बेवकूफी हमें बनाने के लिए हमारे बीच में आएंगे। तो जनता इनको मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। आपने लोकसभा के इलेक्शनों में भी देखा होगा कि लोकसभा में काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। बीजेपी से ज्यादा जेजेपी का विरोध हो रहा था। हर जगह उनको काले झंडे दिखाए जा रहे थे। ये वर्तमान में दयनीय स्थिति जिसपा की हो चुकी है। अब मैं बात करता हूं इंडियन नेशनल लोक दल की। वर्तमान में केवल एक विधायक अभय सिंह चौटाला हरियाणा के अंदर हैं, और अब आने वाले दिनों में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन जरूर कर लिया है, लेकिन देखना यह होगा कि वो दलित वोटों को कितना अपनी तरफ खींच पाते हैं, और या उनको मायूसी ही हाथ लगेगी। ये हम कल आने वाली चर्चा में हम दोबारा इसके ऊपर बात करेंगे, और जो भी ताजा अपडेट होंगी अपने दर्शकों के सामने लेकर के आएंगे। और इस अगर हम जनता को एक एक चीज से वो रूबरू कराएंगे जो हकीकत में उनके लिए जानना जरूरी है, ताकि वो अपने विवेक से ये फैसला ले सकें कि हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव जो 5 अक्टूबर को होने जा रहे हैं, वो किसको पार्टी में अपना टिकट दें और किसको अपना वोट करें। बिल्कुल राजेश जी, बिल्कुल आपने देखिए बिल्कुल सही कहा कि जो डिसीजन होगा वो जनता का होगा, और जनता का डिसीजन मुद्दों पर होगा। जो जनता झेल रही है वो अब जनता दोबारा नहीं झेलेगी, और हमारा फर्ज बनता है अपने दर्शकों को ये बताने का कि कौन कौन से वो मुद्दे हैं, क्या क्या पार्टी के अंदर गणित भाग चल रहा है, और कैसे दोनों ही पार्टियों की, बीजेपी और कांग्रेस की अपनी अपनी रणनीति है आगे को लेकर। तो आज भी देखिए आपने दर्शकों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी कि कौन कौन से मुद्दे थे, कौन कौन सी चीजें थी, किस मुद्दे को नजर में रखकर वोट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आज हमारे दर्शकों को बताने के लिए। धन्यवाद तनु जी। कल फिर हम चर्चा में दोबारा से जुड़ेंगे और अपनी जनता के सामने वो सारी चीजें लेकर के आएंगे जिनको जानना उनके लिए बेहद जरूरी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर एक बार फिर से हम हाजिर होंगे नए मुद्दों के साथ जो जनता के लिए जानना बेहद जरूरी है। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें और ऐसे ही वीडियो को लगातार शेयर भी करते रहें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखें और समझें और अपने मत का सही इस्तेमाल करें।